वेलकम टू बायो द नेचुरल साइंस क्लासेज ऑनलाइन। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। जाइलम और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट, ये जो टाइप हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के, ये क्या होते हैं, इसको हमने पिछले लेक्चर में समझा था। हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपको याद हो। बार बार चीज़ों को बोलने से याद हो जाती हैं चीज़ें और समझने में भी आसानी होती है। जब हम ये कहते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हाँ, ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है। पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था, ये पढ़ा था। और जब हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन क्या है, तो उसकी पूरी पिक्चर आ जानी चाहिए कि हम सिंपल डिफ्यूजन में क्या पढ़े थे, क्या होता है। ऐसे और इसी तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट का भी आपके दिमाग में बातें चलनी चाहिए ताकि आप समझ सकें इसे। और बार बार इसी को रिकॉल करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा और समझ में भी आने लगेगा। तो चलिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम समझेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अभी तक हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस की थी उसमें एनर्जी नहीं लगती थी, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज जो हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। हम वो भी देखेंगे कि किस तरह से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो हम पहले इसे समझेंगे, उसके बाद हम लाइन टू लाइन बोलेंगे और आप समझिए इसको। पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कि एनर्जी का यूज हो, एटीपी की यूज हो, एटीपी रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लगता है क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। मतलब कि अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। अपहिल मतलब ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। और ऐसे सब्सटेंसों का क्वांटिटी बहुत कम होती है। ऐसे सब्सटेंस और कम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी की तरफ मूवमेंट कराना होता है सब्सटेंस को, तो एनर्जी चाहिए होती है। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बहुत स्पेसिफिक होता है। मतलब कि हर जगह ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता। कुछ स्पेशल जगह हैं जहाँ पे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इसमें ज़रूरी होती है। और ये एग्जांपल है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप हम क्लोरोप्लास्ट में भी देखेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे। और जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने लगेंगे तो इसमें देखेंगे कि नर्व्स का कंडक्शन किस तरह से होता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन किस तरह से होता है, और उसमें सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होता है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, और एक मेम्ब्रेन प्रोटीन एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए कैरियर की तरह काम करेगी और उसी सब्सटेंस को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवाएगी, तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या लिखा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरीड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सभी मतलब एक सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, एंड hence different proteins in the membrane play a major role in both active as well as passive transport। ये सिमिलैरिटीज़ है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। हम देखें थे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है और मेम्ब्रेन उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो भी स्पेसिफिक ही था। Pumps are proteins that use energy to carry substance across the cell membrane। जो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं ये पंप्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम बाहर जाता है सेल मेम्ब्रेन के और उसके बदले में 2 पोटेशियम अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन के। इसे बस ऐसे ही समझ लीजिए, बाकी हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे जब देखेंगे कि न्यूरो इम्पल्स का कंडक्शन किस तरह का होता है, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी डिस्कस करेंगे कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से इसका यूज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी जनरेशन होने लगता है तब कैसे यूज होता है। देन These pumps can transport substances from low concentration to high concentration। ठीक है, इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये टर्म याद रखिए कि अपहिल ट्रांसपोर्ट क्या है। अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब कि कंसंट्रेशन के अगेंस्ट सब्सटेंस का मूवमेंट, और इसमें एनर्जी चाहिए। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और आर सैचुरेटेड। जैसे कि हम देखे थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सैचुरेशन होता था। ये सैचुरेशन को हम थोड़ा यहाँ समझते हैं। सैचुरेशन मतलब जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, मान लीजिए कि 10 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है किसी सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए, तो वो 10 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मान लीजिए कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है, तो 10 हैं तो 10 मॉलिक्यूल्स को कैरी करेंगे, तो 10 प्रोटीन्स तो यूज हो गई। तो अब मैक्सिमम सैचुरेशन हो गया, तो यही मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट है कि इससे ज़्यादा अब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। फिर जो बाइंड करके सेल के अंदर या सेल के बाहर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, फिर से प्रोटीन खाली हो जाएंगी। मतलब कि प्रोटीन में जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो न्यू मॉलिक्यूल्स के बाइंड होने के लिए खाली हो जाएगी, तो नया मॉलिक्यूल्स फिर से बनेगा, तो फिर से सैचुरेशन होने लगेगा। तो ऐसे इसे सैचुरेशन कहते हैं कि जब पूरी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होती हैं यूज हो जाती हैं तो उसे सैचुरेशन कहते हैं, मतलब मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो की स्टेज है वो। Like enzymes, the carrier protein is very specific in what it carries across the membrane। These proteins are sensitive to inhibitors that react with protein side chain। तो प्रोटीन में जो साइड चेन्स होती हैं उनसे इनहिबिटर भी, मान लीजिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो सब्सटेंस के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराएगी। उसमें जो चैनल्स हैं, आयन चैनल्स हैं, उसमें साइट्स होगी स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए, और उस स्पेसिफिक सब्सटेंस में मान लीजिए कोई और सब्सटेंस आके जुड़ गया, प्रोटीन के साइड चेन में कोई और सब्सटेंस या साइट पे कोई और सब्सटेंस आके जुड़ता है, तो जो हमारा रिक्वायर सब्सटेंस था वो तो जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि साइट अब ब्लॉक हो चुकी है,
दूसरे सब्सटेंस के, तो उसका इनहिबिशन हो जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड सब्सटेंस का मूवमेंट करवाना था। इस तरह से जो इनहिबिटर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ बाइंड होकर रिक्वायर्ड सब्सटेंस का मूवमेंट रोक देते हैं। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव होती है। अगर कोई सब्सटेंस डाला जाता है या पहुंचता है साइटोप्लाज्म में, तो सब्सटेंस का मूवमेंट रुक जाता है। और इसका एक एग्जांपल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट का डिहाइड्रोजिनेस का भी इनहिबिशन होता है। हम देखेंगे इसके बारे में जब पढ़ेंगे हम बायोमॉलिक्यूल्स में देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स के लिए कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल इनहिबिशन क्या होता है। इसके बारे में हम देखेंगे जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। एंजाइम्स और प्रोटीन के देन अब हम डिस्कस करेंगे इनके बीच क्या कंपैरिजन है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंस हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब तो हमने ये चार्ट बनाने के लिए कहा था, रफ में बन गया होगा। हाँ, बनाते रहिए ताकि चीज़ें याद हो जानी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था कल और आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है तीनों ट्रांसपोर्ट में। पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो हमने सिंपल डिफ्यूजन में देखा था कि ये लिविंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मतलब कि लिविंग सब्सटेंस मतलब किसी सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस में ही रैंडमली हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने देखा था कि उसमें सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। लेकिन उसमें एटीपी नहीं लगती थी, इसीलिए तो क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सब्सटेंस का। तो हाई से लो जाएगा तो पैसिवली मूव कर जाएगा, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से सब्सटेंस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन की तरफ करना पड़ता है, तो उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें एनर्जी लगती है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने देखा गया था कि उसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, जिस पे कि आयन चैनल्स होते हैं या फिर प्रोटीन कैरियर्स होते हैं। तो वो उनमें साइड चेन्स जो होती हैं या फिर उनकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस उनके लिए भी कभी कभी वो भी बाइंड हो जाता है, तो वो ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो जाता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब स्पेसिफिक सब्सटेंस को कैरी करता है, स्पेसिफिक चैनल्स, जैसे कि हम डिस्कस किए थे एक्वापोरिन जो होता है वाटर के मूवमेंट के लिए होता है, वाटर चैनल केवल, उसमें और कोई सब्सटेंस नहीं मूव कर सकता, CO2 नहीं मूव कर सकता, O2 नहीं मूव कर सकता, उसमें केवल वाटर ही मूव करेगा। अगर वो उसके साथ बाइंड करता है तो वो उसके लिए इनहिबिटर की तरह रिएक्ट करने लगेगा। तो वो हम वो भी स्पेसिफिक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और सेंसिटिव होता है इनहिबिटर के लिए, सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है मतलब कि इसमें
प्रोटीन चैनल्स होंगे। प्रोटीन चैनल्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक होगी। एक प्रोटीन चैनल एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए होगा। ऐसे ढेर सारी सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए अलग अलग प्रोटीन चैनल्स होंगी, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी। तो ये भी स्पेसिफिक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी हमने जो दो ट्रांसपोर्ट देखे थे, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड, उसमें एटीपी नहीं ज़रूरत होती, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूवमेंट तो करवाना नहीं होता। कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाता है आसानी से। और जो एटीपी में एटीपी लगता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, हाई कंसंट्रेशन के मूवमेंट के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है। और एक जो इसमें प्रोटीन होती हैं, आयन प्रोटीन्स या आयन चैनल्स होते हैं, वो स्पेसिफिक नंबर में होते हैं। तो वो जब पूरे यूज हो जाते हैं तो उसे सैचुरेशन होने लगता है, मतलब कि सब्सटेंस का मूवमेंट थोड़ा रुकने लगता है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सैचुरेशन देखने को मिलता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सैचुरेशन को देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन चैनल्स या आयंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। टेबल 11.A1 गिव्स अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए 11.1 कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। प्रॉपर्टीज़ है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सिंपल डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं चाहिए, नॉन लिविंग सब्सटेंस में यूज आता है, लिविंग मटेरियल नहीं चाहिए, या लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जिसमें प्रेजेंट रहती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहते हैं, कैरियर की तरह रिएक्ट करते हैं। हाईली सिलेक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन सिलेक्टिव नहीं होता, सभी सब्सटेंस का डिफ्यूजन हो जाएगा आसानी से, और रैंडमली होगा, रैंडम मोशन होगा सभी डायरेक्शन में। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होगा ये हाईली सिलेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन होती हैं, और इसमें हमने देखा था कि पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो आसानी से मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है। तो लिपिड नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो जो और वाटर, जैसे कि हमने वहाँ देखा था वाटर पोलर सब्सटेंस होता है, तो वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाता लिपिड बाई लेयर के लिए, उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और जिसे वाटर चैनल कहते हैं या एक्वापोरिन्स कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और तब वो उसका डिफ्यूजन फैसिलिटेट मतलब हेल्प किया जाता है डिफ्यूजन में। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी हाईली सिलेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, और ये भी बाई लेयर होती है लिपिड की, तो ये भी नॉन पोलर सब्सटेंस के लिए आसानी से परमिएबल है, और पोलर सब्सटेंस के लिए नहीं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन्स होती हैं जो स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए कैरियर की तरह काम करती हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, सिंपल डिफ्यूजन में कोई सैचुरेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में सैचुरेशन होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की ज़रूरत होती है मतलब कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स स्पेसिफिक नंबर में होंगी। जब सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हो जाएंगे तो सैचुरेशन की स्टेज आ जाएगी। ऐसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है। अपहिल ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता,
क्योंकि इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होता है ट्रांसपोर्ट, मतलब कि अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। और रिक्वायरमेंट एटीपी एनर्जी रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी। सिंपल डिफ्यूजन में कोई एटीपी नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी नहीं चाहिए, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट को अगर हम एक हर्बेसियस प्लांट के लें, जैसे कि सब्जियां हम लाते ही हैं बाज़ार से, तो उसमें ज़्यादातर वाटर होते हैं, और जबकि दूसरी तरफ जो सेकेंडरी जाइलम होता है, वुड को सेकेंडरी जाइलम, जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि वुड जो होता है मेनली सेकेंडरी जाइलम होता है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ही लो रहता है, लो कंटेंट रहता है, मोस्टली बहुत ही लो कंटेंट में रहता है। और जो बार्क होती हैं उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं ज़्यादा वाटर होता है उसमें, और ड्राई वेट का वज़न जो होता है वो ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि 100 ग्राम सब्जी लाते हैं कोई, तो उसको अगर हम सुखवा लेंगे तो उसमें केवल 10 ग्राम से 20 ग्राम तक उसका जो सूखा हुआ पार्ट है वो होगा। बाकी जो 80 से 90% वाटर या 80 से 90 ग्राम जो उसका वज़न होगा वो कम हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा या वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो ड्राई वेट बहुत ही कम होता है हर्बेसियस प्लांट में, ज़्यादातर वाटर होते हैं। कुछ स्पेशल सब्सटेंस के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे वाटरमेलन की अगर हम बात करें तो उसमें 92% वाटर होता है, बाकी 8% जो होता है उसका ड्राई मैटर होता है। कि अगर हम उसको सुखवा लें वाटरमेलन्स को, तो अगर 100 ग्राम का है तो 92% मीन्स कि 92% उसमें वाटर होगा, 92 ग्राम वाटर होगा, बाकी 8 ग्राम उसमें जो पल्प होता है वो रहेगा। और यहाँ पर जो हम अगर बात करें कि वाटर आता कहाँ से है इसमें प्लांट में, तो वो रूट से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, और डिफरेंट टाइप के एब्जॉर्प्शन के थ्रू आ जाते हैं। वाटर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है जाइलम के साथ साथ, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है एनसीईआरटी में, क्या कहता है हमें। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग सिस्टम या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो वाटर होता है सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि अगर वाटर किसी सब्सटेंस में नहीं है तो वो मोस्टली नॉन लिविंग ही होता है। जो हम देखते हैं कि ड्राई सीड जो होते हैं, जैसे कि हम गेहूँ पिसवाने तो जाते ही हैं, गेहूँ जो होता है उसका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है जब हम उसका वज़न करवाते हैं, वेट करवाते हैं, और जब आटा बन जाता है उसे जब गेहूं को पीस देते हैं और आटे के वज़न जब करते हैं तो उसका वज़न थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गेहूं है तो उसमें थोड़ी मात्रा में वाटर भी होता है, वो नहीं तो सीड डेड हो जाएगा। और अगर जब उसे किसान खेत में लगाएंगे या उसका छिड़काव करेंगे और उसे ज़मीन में दबाएंगे तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए सीड में बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में वाटर तो होता ही है, अगर वाटर नहीं है तो वो डेड हो जाता, तो इसीलिए वो आटे का वज़न थोड़ा कम हो जाता है गेहूं के कंपैरिजन में, व्हीट के कंपैरिजन में।
तो ये वाटर जो है सभी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम साइटोप्लाज्म में भी जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में मोस्टली वाटर ही होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस सस्पेंडेड रहते हैं, मिनरल्स, आयंस और प्रोटीन्स, एंजाइम, ये सब उसमें मिले रहते हैं, मिक्स रहता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजॉल्व्ड। ये मीडियम प्रोवाइड करता है। मीडियम हम देखेंगे कि सबसे पहले वाटर ही, जो लाइफ प्रोसेस शुरू हुई थी, इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो देखेंगे कि सबसे पहले जो सब्सटेंस बना या फिर ऑर्गेनिज्म आए वो पहले ओशन में ही आए थे, मतलब वाटर में ही आए थे, वाटर में ही लाइफ प्रोसेस शुरू हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो एक बेटर मीडियम है लाइफ प्रोसेस के लिए या फिर डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व्ड एंड सेवरल पार्टिकल्स सस्पेंडेड, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं उसे। जो सेल के भीतर रहता है उसे साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के भीतर जो सब मैट्रिक्स होता है या सब्सटेंस होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर बोलते हैं। वाटरमेलन और प्रोटोप्लाज्म टर्म जो दिया था परकिंजे ने दिया था, और जूलियन हक्सले ने इसी प्रोटोप्लाज्म को कहा था कि ये लाइफ का बेसिस है, बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस है प्रोटोप्लाज्म। इसे भी हम देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। A watermelon has over 92% water. Most herbaceous plants have only about 10 to 15% of its fresh water as dry matter. मतलब कि 100 ग्राम सब्जी है तो उसमें 80 से 85 ग्राम वाटर होगा। Of course, distribution of water within a plant varies. Woody parts have relatively very little water. जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में बहुत कम मात्रा में वाटर होता है। वाइल सॉफ्ट पार्ट मोस्टली कंटेन, सॉफ्ट पार्ट जैसे कि हो सकता है क्या, बार्क हो जाता है, उसमें ज़्यादातर वाटर ही रहता है। आज बस इतना ही। आगे लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे कि वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है, और वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर के लिए तरह काम करता है एग्रीकल्चर में भी, और प्रोडक्टिविटी में, इन्वायरमेंट्स, नेचुरल इन्वायरमेंट्स में भी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ते रहिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसे खरीदिए, और उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहिए बीच बीच में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।